Hello, my dear students. How are you? This is me, Rahul Vishwakarma. You are watching me on your favorite प्यारा सा चैनल that is PI Rahul. So guys, हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 that is potential and capacitance. So guys, in this lecture, in this chapter, still we have studied about potential and electric field में relation. और लास्ट लेक्चर में हमने सीखा था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से पोटेंशियल कितना होता है. ठीक है, तो जो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर रही है. जितनी भी चीज़ें वो किससे रिलेट कर रही है? इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेट कर रही है. हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा. हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी निकालना सीखा. हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना सीखा. हमने पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना सीखा. तो सारी चीज़ें एज इट इज़ सिमिलर चलती आ रही है. किससे? इलेक्ट्रिक फील्ड से. तो आपको इस चैप्टर को मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि चैप्टर नंबर 2 को समझने के लिए ज़रूरी है कि चैप्टर नंबर 1 पढ़ ले. ठीक है, तो आई बटन पर आपको चैप्टर नंबर 1 पढ़ मिल जाएगा. जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है वो वहाँ जाके उसे पढ़ सकते. ओके, तो बात करते हैं. आज हम कुछ अलग से बात करने वाले हैं. आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल. दोनों सेम ही बात है. याद है हमको? हमने लास्ट में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू स्फीयर पढ़ा था. याद है? इसमें हमने होलो स्फीयर के लिए भी निकाला था, सॉलिड स्पेस के लिए भी निकाला था, जो लेक्चर नंबर 17 में. याद है? चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 17. सेम काम हमें यहाँ करना है. अब याद है आपको कि जब हमने स्फीयर के लिए निकाला था, जब हमने स्फीयर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने पहले आउटसाइड कैलकुलेट किया, फिर सरफेस पे कैलकुलेट किया, फिर इनसाइड कैलकुलेट किया. उसी तरीके से पोटेंशियल कैलकुलेट करना. पहले पोटेंशियल हम कैलकुलेट करेंगे आउटसाइड द स्फीयर, फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे सरफेस के लिए, फिर पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे इनसाइड द स्फेरिकल शेल. क्लियर है? स्टार्ट करते हैं. तो बिना बकवास के आ जाओ सब. अब मैं आपको इसमें ज़्यादा ब्रीफ देने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फर्स्ट में समझा चुका हूँ. तो केस नंबर 1 डालेंगे मेरे प्यारे बच्चे. पेन कॉपी उठा लीजिए. ओके, जल्दी उठाओ, जल्दी. वेरी गुड. लिखो पोटेंशियल एट आउटसाइड, या डायरेक्ट लिख लेता हूँ. टिक 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 कुपिच 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 कुपिच. ओके, आउटसाइड द शेल. शेल के बाहर आपको क्या निकालना है? पोटेंशियल निकालना है. शेल के बाहर बात करें तो डिस्टेंस शेल की रेडियस से क्या होगी? ज़्यादा होगी मेरे प्यारे भाई बहनों. आओ आओ तुम आओ, मैं तुमको सिखाता हूँ. चलो सीन बनाओ. सीन का मतलब वापस से स्पेयर बनाओ. शू खूब अच्छा बन गया क्या? वाओ, अमेजिंग. दिस इज सेंटर पॉइंट. ओ, इस पर चार्ज कहाँ होगा? अंदर या बाहर? सरफेस पर होगा. क्यों भाई? क्योंकि ये होलो स्फीयर है, और होलो स्फीयर या स्फेरिकल शेल में चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होता है? स्फीयर की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होता है. ये बात कहाँ पता लगी थी? लेक्चर नंबर 17 में पता लगी थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. क्यों? ओके, इसकी रेडियस कैपिटल R. अब आपको क्या करना है? आपको आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी. ओके, श्यूं खूब अच्छी. मान लो सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर, सेंटर पॉइंट O से स्मॉल r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P. आपको क्या करना है? पोटेंशियल एट P आपको कैलकुलेट करना है. इस P पॉइंट पर, ये जो P पॉइंट दिखाई दे रहा है, गौर से देखिए इस P पॉइंट को. इस गौर से देखिए इस पॉइंट को. इसी पॉइंट पर आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. आओ बच्चों करते हैं. चलो अब सोचो सर कैसे कर सकते हैं. लिसन, थिंक अबाउट इट. सर मैं क्या करता हूँ कि किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर, चाहे वो स्पेयर का हो, चाहे वो सिलेंडर का हो, चाहे वायर का हो, जिसका भी हो, किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने का मीनिंग है कि इनफाइनाइट से उस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन है वो उस पॉइंट पर पोटेंशियल के इक्वल होगा. लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको सिखाया
कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज डिफाइंड इज इक्वल टू द वर्क टू ब्रिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइट टू दिस पॉइंट। सुन रहा है ना तू, रो रहा हूँ मैं, ये लो मान लो यहाँ पे इनफाइनाइट है। ओके, इनफाइनाइट से इस छोटे से प्यारे से चार्ज क्यू नोट को लेकर आप चले और इस क्यू नोट को लेके कहाँ आए, पी पॉइंट पे आए। आपने इसमें कितना वर्क डन किया, डब्ल्यू एक्सटर्नल किया। तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कितना होगा सर, डब्ल्यू एक्सटर्नल अपॉन क्यू नॉट, यही होगा, यही सीखा हमने। फिर आपको इस पर फोर्स कैलकुलेट करना पड़ेगा, फोर्स कैलकुलेट करके इसको स्मॉल क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, नैन ऑल दिस आपको सारी लपड़े करने पड़ेंगे। एक दिमाग में एक बात हो रही है, क्या सर, सुनो, इतना बड़ी कैलकुलेशन करूं उससे अच्छा मैं एक काम करता हूँ ना। क्या सर, क्या सिंपल सा तरीका, मैंने आपको पढ़ाया है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अब ये इसके लिए इस केस में आप इलेक्ट्रिक फील्ड तो पहले ही कैलकुलेट कर चुके हो, याद है पूरी? हाँ सर। अगर इस केस में आउटसाइड टू द स्पेरिकल शेल इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, बोलेगा मेरा बच्चा खटाखट, बोल 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 बोल, कितना होता है, ई पी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आर यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस है, क्यू इस पर चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ठीक है, डिस्टेंस पता है, दोनों को मल्टीप्लाई करो, पोटेंशियल मिल जाएगा। और इतना सिंपल, वाओ, देख 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 देख, रिलेशन। आओ, याद है आपको वो रिश्ता, उस रिश्ते को आपने नाम दिया था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड, सर बस, सॉरी बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। अच्छा, इस रिश्ते को आपने क्या नाम दिया था, याद है आपको? क्या तुम्हें याद है? सर हम गंदी गंदी बातें याद नहीं रखते। अच्छा बच्चा, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड बोलो, दोनों में रिलेशन बोलो। V इज इक्वल टू V एट एनी पॉइंट इज इक्वल टू माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट डी आर वेक्टर, याद है? यही रिलेशन था पूरे? हाँ सर, यही रिलेशन था। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कितना, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। वीपी आपको निकालना है, माइनस आपको पता है, डी आर वेक्टर आपको ले लेना है। सुन, डी आर वेक्टर भी किधर होगा, इस तरफ होगा भाई। ईपी वेक्टर भी प्लस है तो इधर ही होगा भाई, इस पर प्लस चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, इससे दूर जाता हुआ दिखाई देगा, तो इससे दूर जाता हुआ यानी इस डायरेक्शन में होगा। इसका डी आर वेक्टर भी इसी डायरेक्शन में होगा। अब आगे ओके, सो थीटा बिटवीन ई वेक्टर एंड डी आर वेक्टर कितना होगा, 0 डिग्री। कितना होगा, 0 डिग्री। क्यों भाई? अरे भाई दोनों सेम डायरेक्शन में है। अब देखो, ई डॉट डी आर का फॉर्मूला ई इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। कोस थीटा कितना है, थीटा इज इक्वल टू 0, कोस 0 1, तो ई इंटू डी आर मिल जाएगा आपको। इसको क्या लिख सकते हैं, वी पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई इंटू डी आर, सिंपल सा, ठीक है। अच्छा, पोटेंशियल एट पी, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी कितना है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर है सर। लगाओ फॉर्मूला, आओ, पोटेंशियल इज इक्वल टू माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। दिखाई दे रहा है क्या बच्चों? एक बार, बहुत बढ़िया दिखाई दे रहा है सर। ओके, तो के इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू रखा है मैंने और कुछ नहीं किया, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। सर डॉट प्रोडक्ट था, तो डॉट प्रोडक्ट था तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू माइनस, इसको क्या लिख सकता हूँ, ई इंटू डी आर इंटू कोस थीटा। डॉट प्रोडक्ट है तो ये लिख दे, कोस थीटा, थीटा इज इक्वल टू 0, तो कोस 0 कितना होता है, 1 होता है। तो मैंने इस पूरी टर्म की जगह क्या लिख दिया, 1 लिख दिया। तो ई इंटू डी आर इंटू 1, ई इंटू डी आर इंटू 1, ई इंटू डी आर। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ कैलकुलेट करना है, पॉइंट पी पर,
ये पॉइंट पी घूम गया है, ये रहा ये पॉइंट पी। चल अब कुछ नहीं करना, के कांस्टेंट है, चार्ज पूरे स्फीयर पर कांस्टेंट है, और जो कांस्टेंट होता है उसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाता है। चलो पोटेंशियल एट पी माइनस पहले ही बाहर था, क्यू भी बाहर आ गया, के भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया 1/r² डॉट इंटू डी आर। अब आर का डी आर के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, लेकिन लिमिट देखते हैं आर कहाँ से कहाँ वेरी कर सकता है। आर मिनिमम वैल्यू स्मॉल आर हो सकती है, मैक्सिमम वैल्यू इनफाइनाइट हो सकती है यार। तो आर से लेके इनफाइनाइट। 1/r² का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/r होता है। तो इसकी जगह क्या लिख सकते हो, -k/q। पूरे की जगह क्या लिख सकते हो, -1/r इनफाइनाइट से स्मॉल r। ये लिख सकते हैं एग्जैक्टली, हम ये लिख सकते हैं, वेरी गुड। ओके -1/r। तो इसको क्या लिखा, पोटेंशियल एट पी इज इक्वल टू क्या बन जाएगा बेटा, देख 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 खटाखट देख। एक्चुअली मुझे सब घूमना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू प्लस का बन गया, माइनस माइनस प्लस, तो के क्यू क्या हो गया, प्लस का के क्यू, 1/r, 1/∞ माइनस 1/r। थोड़ी कुछ गड़बड़ होगी क्या बच्चों? ओके बच्चों, थोड़ी सी यहाँ पे हम भूल गए। हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से चार्ज को पी पे ला रहे हैं, इनफाइनाइट से चार्ज को पी पे ला रहे हैं, तो उल्टा चल रहे हैं। तो मिनिमम वैल्यू इनफाइनाइट और मैक्सिमम कहाँ जा सकते हैं अपन, आर तक जा सकते हैं। तो उल्टा इसकी लिमिट उल्टी लगा दी मैंने। हम चल कहाँ रहे थे, इनफाइनाइट से आर की तरफ चल रहे हैं, तो इसको लिमिट को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। वही मैं सोचूं, मैंने कहा इतने गड़बड़, और तुम बोलते भी नहीं हो सर, हम क्या बोले, हम बोलने लायक है ही नहीं। चलो, तो के क्यू अपॉन आर, इसको सोल्व करोगे तो फाइनली आपको क्या मिल जाएगा, के क्यू अपॉन आर मिल जाएगा। सो पोटेंशियल एट, आपको क्या मिल गया, ये केस नंबर 1, आउटसाइड पोटेंशियल कितना होता है, के क्यू अपॉन आर, स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस जहाँ पे आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो बच्चों यही है। ओके, कॉपी करो आप यहाँ तक, नेक्स्ट क्लास लेंगे हम। ओके डियर बच्चों, हो गया यहाँ तक कॉपी। ये तो हुआ सरफेस से बाहर, इस स्फीयर की, इस शेल की सरफेस से बाहर। अगर सरफेस पे बात करूँ तो आ जाओ, आओ तुम आओ। केस नंबर अले 2 एट ओके, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, एट सरफेस ऑफ स्फीयर, एट सरफेस ऑफ स्फीयर। सरफेस ऑफ स्फीयर का मीनिंग क्या, कि डिस्टेंस किसके बराबर हो गई, आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो। भाई ये डिक्रीज होके ये पॉइंट पी पास आया और करीब आया, इन दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ गई। अब जब ये पी कभी अरे आर आया और पास में आया और पास में आया और पास में आया, इतना पास में आ गया कि ये यहीं आ गया। तो स्मॉल आर सेंटर से पी पॉइंट की डिस्टेंस किसके इक्वल हो गई, कैपिटल आर के। सरफेस पर आ गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा सीन बन जाएगा यार, जगह नहीं है मेरे लिए। ठीक है, तो सरफेस का मीनिंग क्या, स्मॉल आर की जगह क्या रख दो, कैपिटल आर। फॉर्मूला क्या, ये रहा। तो इसमें स्मॉल आर की जगह सिर्फ क्या रख दो, कैपिटल आर रख दो। सरफेस पे क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन कैपिटल आर, खत्म। ये इतना था काम। वी सरफेस इज इक्वल टू के क्यू अपॉन कैपिटल आर। आउटसाइड ये है। अब सरफेस पर कितना हो जाएगा, कि ये पी पॉइंट सरफेस पे आने के लिए क्या करेगा, डिक्रीज होता यहाँ आ गया, और यहाँ पर स्मॉल आर, ये जो आर डिस्टेंस है ये किसके इक्वल हो जाएगी, इस स्फीयर की रेडियस के इक्वल हो जाएगी। तो आर की इज इक्वल टू कैपिटल आर क्या रख दो, के क्यू अपॉन आर रख दो। ये तो हुआ। अब कुछ आपको मेरे को जादू बताना है, कहाँ पे, इनसाइड द स्फेरिकल शेल। तो ये कॉपी करो, तब तक मैं
ओके बच्चों, ओके डियर बच्चों, अब थिंक अबाउट इट बच्चों। अब मैं आपको एक राज की बात बता रहा हूँ, सुनो। ये जो पॉइंट P पर पोटेंशियल है, ये एक्चुअली में है क्या? यहाँ जो ये आपने VP लिखा है ना पॉइंट P, ये है क्या? ये है एक्चुअली में पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस के बीच में? P पॉइंट और इनफाइनाइट पॉइंट के बीच में। और आपको अच्छे से पता है कि इनफाइनाइट पे पोटेंशियल 0 होता है, तो VP माइनस 0 इज इक्वल टू VP। तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिख दिया, बट एक्चुअली में तो ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। किस किस के बीच में? इनफाइनाइट और पॉइंट P के बीच। क्लियर है? तो अब उस चीज़ को यहाँ पर काम आने वाली है। केस नंबर थर्ड, केस नंबर थर्ड, इनसाइड द स्पेरिकल शेल। अब स्पेरिकल शेल के अंदर की बात, किसकी बात? अंदर की बात। अब यहाँ पर थोड़ी सी अलग कहानी है बच्चों। क्या अलग कहानी है सर ऐसी? सुनो। केस नंबर थर्ड, इनसाइड द स्पेयर या इनसाइड द शेल। अब सुनो, मान लो आपका ये वापस से वही स्पेरिकल शेल है, क्लियर? ये स्पेरिकल शेल है, दैट्स इट्स सेंटर पॉइंट O, एंड ये इनकी रेडियस है कैपिटल R। अब क्या करना है? अब जो पॉइंट है वो सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस, या इसको इधर मान लेता हूँ मैं। अब जो पॉइंट है वो यहाँ है, सेंटर से स्मॉल r डिस्टेंस पे पॉइंट P रखा हुआ है, और आपको इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। ठीक है? इस पॉइंट P पर आपको क्या करना है? पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। वही है, इस पर चार्ज कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? शेल की सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सब वही कहानी है। ओके, अब सुन, मैंने पहले क्या किया था? वही सारा काम। इलेक्ट्रिक फील्ड आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालना है। ठीक है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन R इज लेस देन कैपिटल R। तो मुझे क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन निकालना। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में रिलेशन, क्या रिलेशन होता है? एक्चुअल रिलेशन ये है माइनस ऑफ E वेक्टर डॉट dr वेक्टर। एक्चुअल रिलेशन तो ये है। ये रिलेशन किस में दिया जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस में। और अभी तक जो हम पढ़ते आए, जैसे हमने आउटसाइड पढ़ा, सरफेस पढ़ा, तो वहाँ पे हमने क्या किया था बच्चों? डेल्टा V को VP माइनस V इनफाइनाइट कंसीडर किया। क्यों? क्योंकि हम चार्ज को कहाँ लेकर आ रहे थे? इनफाइनाइट से पॉइंट P पर लेकर आ रहे थे, इसलिए उसका पोटेंशियल, अरे उसमें इनफाइनाइट से पोटेंशियल लेकर आ रहे थे। पहले चार्ज कहाँ था? इनफाइनाइट पे, फिर कहाँ आया? P पे, तो फाइनल माइनस इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। इनफाइनाइट पे पोटेंशियल कितना होता है? 0। ये मैं आपको बता चुका हूँ, कितना होता है? 0। तो फाइनली मैंने इसको क्या लिख दिया था? VP लिख दिया। ये अब तक की कहानी थी। ठीक है? इसीलिए मैं आपको बार बार VP लिखता हुआ आ रहा था, बट एक्चुअली में तो क्या है? ये पोटेंशियल डिफरेंस है। किस किस के बीच में? पॉइंट P और इनफाइनाइट के बीच में। लेकिन यहाँ नहीं है। अब यहाँ पे तो क्या हो गया? सुनो, इनफाइनाइट से चार्ज लेकर आए, सपोज यहाँ पर ये वाला केस अपन अप्लाई नहीं कर सकते। क्यों? सपोज आप यहाँ इनफाइनाइट है, ये यहाँ पे आपका इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट से यहाँ पर आए, ठीक है? तो यहाँ पर आए, यहाँ तक का तो पोटेंशियल सेम है, यहाँ तक का तो आपको पोटेंशियल कैलकुलेट करना आता है कि Q/R लगा के कर लोगे। जैसे ही अंदर आओगे, यहाँ पर अंदर तो सरफेस तक तो चार्ज है, इस शेल पर सरफेस के ऊपर तक तो चार्ज अवेलेबल है, लेकिन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है। और अगर कोई चार्ज नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा? एक डिसकंटिन्यूटी डेवलप हो जाएगी। भाई यहाँ से यहाँ तक तो इनफाइनाइट से लेके सरफेस तक
इनफाइनाइट से लेके सरफेस तक तो एक कंटिन्यूटी बनी हुई है, लेकिन सरफेस के अंदर जाते आपकी कंटिन्यूटी डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डिस्क्रीट हो जाएगी, मतलब वो कंटिन्यूटी ब्रेक हो जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक तो चार्ज का इफेक्ट है, लेकिन स्फीयर के अंदर तो कोई चार्ज है ही नहीं। तो आपका अब कैसे लाओगे चार्ज को? तो या तो आप पार्ट्स में इंटीग्रेशन करो, पहले यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करो, फिर यहाँ से यहाँ पोटेंशियल कैलकुलेट करो, या फिर एक काम कर सकते हैं, मैं एक स्मार्ट टेक्निक लगाता हूँ बच्चों। क्या? मैं क्या करता हूँ, इस स्फीयर के अंदर की तरफ, स्फीयर के अंदर की तरफ जस्ट यहाँ पर कहीं भी मान सकते हो, बट स्फीयर के जस्ट इनसाइड, स्फीयर के जस्ट इनसाइड, स्फीयर के जस्ट अंदर एक पॉइंट मान लेते हैं। कौन सा पॉइंट है? ये पी, ये आर, ये एक्स पॉइंट है, एक्स पॉइंट मान ले, ये सरफेस मान लेते हैं। एक पॉइंट है एस, एस फॉर सरफेस, सरफेस के जस्ट अंदर की तरफ ये स्फीयर है, ठीक है। स्फीयर के सरफेस पर आपको पोटेंशियल निकालना आता है। मैंने क्या किया? सरफेस पर, लेकिन सरफेस के बाहर या सरफेस के अंदर? अब जो पॉइंट कंसीडर कर रहा हूँ वो मैं सरफेस के अंदर की तरफ कंसीडर कर रहा हूँ। स्फीयर, ठीक है, स्फीयर के अंदर की तरफ, स्फीयर के एक तो सरफेस पे पॉइंट में बाहर कंसीडर कर सकता हूँ, एक सरफेस पे पॉइंट में अंदर कंसीडर कर सकता हूँ। तो मुझे कौन सा लेना है पॉइंट? अंदर वाला पॉइंट, ठीक है। तो अब पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच में निकालूंगा? अब पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच में निकालूंगा? Vp और Vs के बीच में। P पॉइंट पर पोटेंशियल और S पॉइंट पर पोटेंशियल, इन दोनों के बीच में मैं पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करूँगा। अभी तक जब मैंने आउटसाइड की बात करी, जब मैंने सरफेस पोटेंशियल एट द सरफेस, वो दोनों केसेस पढ़े, वो दोनों केसेस में मैंने पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ कहाँ लिया था? पॉइंट P और इनफाइनाइट के बीच में। अब कहाँ ले रहा हूँ? पॉइंट P और सरफेस के बीच में, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या लिखना पड़ेगा? टू कैलकुलेट दिस, we consider a point S which is just inside, which is just inside the surface, जो सरफेस के बिल्कुल अंदर है। बिल्कुल अंदर का मतलब जस्ट सरफेस पे चिपका हुआ है, लेकिन अंदर की तरफ, सरफेस पे चिपका हुआ है मतलब अंदर की तरफ। क्लियर है? ओके। तो डेल्टा वी की जगह क्या लिख सकते हो? फाइनल माइनस इनिशियल। फाइनल क्या है? पी पे जाना है, कहाँ से जाना है? स्मॉल एस से जाना है, ओके, माइनस ई। अच्छा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है। हॉलो स्फीयर में जब चार्ज सरफेस पे होता है तो उसके अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, ये आपको मैं पढ़ा चुका हूँ। तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो 0 इंटू डी आर, और 0 इंटू समथिंग इज ऑलवेज 0। सो वी पी माइनस वी एस इज इक्वल टू 0। ओके, सरफेस पे पोटेंशियल कितना है? अभी कैलकुलेट किया, कितना है? के क्यू अपॉन कैपिटल आर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। भैया सरफेस के अंदर बात करो या बाहर बात करो? सरफेस के अंदर वाले पॉइंट की बात करो या बाहर वाले पॉइंट की बात करो? अवेलेबल तो सरफेस पर ही है, सरफेस पे ही चिपका हुआ है। अब बाहर की तरफ चिपके या अंदर की तरफ चिपके उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बाहर की तरफ चिपकेगा तब भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर, अंदर की तरफ चिपका हुआ है तब भी पोटेंशियल के क्यू अपॉन आर। तो इस एस पॉइंट पर पोटेंशियल कितना है? के क्यू अपॉन आर। वैल्यू रखो, वी पी माइनस के क्यू अपॉन आर इज इक्वल टू 0। सो पोटेंशियल एट पॉइंट पी इज इक्वल टू, ये इधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा? के क्यू अपॉन आर। खत्म। ये क्या हुआ? मतलब सरफेस के अंदर भी या स्फीयर के अंदर भी पोटेंशियल कितना होता है? के क्यू अपॉन आर ही होता है। ये तो बड़ा जादू पता लग गया। सरफेस पर भी के क्यू अपॉन आर, सरफेस पे भी कितना पोटेंशियल? के क्यू अपॉन आर।
सरफेस के अंदर, स्फीयर के अंदर भी कितना पोटेंशियल, के क्यू अपॉन आर। ठीक है, अगर इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करें तो जगह दिखाई दे रही है क्या, एग्जैक्टली जगह दिखाई दे रही है, बहुत बढ़िया। अगर इसके अंदर ग्राफ प्लॉट करें, ये कैपिटल आर, ये पोटेंशियल वी, ठीक है, तो इसके अंदर ग्राफ कैसे आएगा, जब पॉइंट सरफेस के अंदर था 0 पे, अब यहाँ पे क्या आ गया, एग्जैक्टली सरफेस पे, और ये कुछ इस तरीके से आएगा, ये आर इज, ये आउटसाइड वाला केस, ये सरफेस वाला केस, और ये इनसाइड वाला केस। तो ग्राफ कुछ ऐसा आएगा, ख़त्म। कॉपी करो, इसके बाद अपन कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ओके बच्चों, तो उम्मीद है आप लोगों ने कॉपी कर लिया होगा। तो इससे हमें क्या पता चला कि किसी भी स्फेरिकल शेल में सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक, सेंटर से लेके उसकी सरफेस तक उसका पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, एंड दैट इज इक्वल टू के क्यू अपॉन रेडियस ऑफ स्फेयर, के क्यू अपॉन कैपिटल आर। जैसे ही सरफेस से दूर जाऊंगा, जैसे ही सरफेस से आगे बढ़ता हूँ, देन उसका पोटेंशियल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है, दैट इज के क्यू अपॉन स्मॉल आर। क्लियर है? अब आपके सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, दो अलग अलग आपको स्फेरिकल शेल दिए हुए हैं, एक की रेडियस है 3 सेंटीमीटर, एक की रेडियस है 1 सेंटीमीटर। बोथ ऑफ दिस शेल्स आर अपार्ट फ्रॉम 10 सेंटीमीटर। दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। पहले वाले शेल पर 10 वोल्ट का पोटेंशियल और दूसरे वाले शेल पर भी 10 वोल्ट का पोटेंशियल है। क्लियर? आपको क्या करना है, इन दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कैलकुलेट करना है। अच्छा सर, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्यों होगा? भाई इस पर भी पोटेंशियल है, तो पोटेंशियल है तो ऑफकोर्स इस पर भी चार्ज होगा, इस पर भी पोटेंशियल है तो ऑफकोर्स इस स्फेयर पर भी क्या होगा, चार्ज होगा। अब दो आपके पास चार्ज रखे हुए हैं, तो दो चार्ज जब एक दूसरे के सामने रखे हुए होते हैं तो उस पर या तो अट्रैक्शन फोर्स लगता है या रिपल्सिव फोर्स लगता है। बट अब ये दोनों क्या है, स्टेशनरी हैं। ये भी प्लस पोटेंशियल, ये भी प्लस पोटेंशियल, इसका मतलब इस पर भी प्लस चार्ज और इस पर भी प्लस चार्ज। बोथ ऑफ द चार्जेस आर प्लस प्लस। अगर दोनों चार्जेस प्लस प्लस है तो दोनों के बीच में एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा, वही रिपल्सिव फोर्स आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, स्टार्ट करें। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है भाई, F इजिकल टू के Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस का स्क्वायर, आर स्क्वायर। Q1 यहाँ से पता लग जाएगा, देखो आर स्क्वायर 10 सेंटीमीटर, आर कितनी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, 10 सेंटीमीटर। अब इस आर को मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। 10 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर -1 मीटर। ठीक है, 0.1 मीटर भी बोलते हो, बट इतना यही समझ लें। डिस्टेंस तो पता लग गई, के की वैल्यू आपको पता है 9 इंटू 10 की पावर 9। Q1 और Q2 पता लग जाए तो मेरा काम बन जाए। Q1 की बात करते हैं, तो सबसे पहला मेरा टारगेट क्या होगा, Q1 कैलकुलेट करना, देन आई विल कैलकुलेट द Q2 चार्ज। Q1 चार्ज कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। अच्छा एक बात बताओ, कैसे कैलकुलेट करें, पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाते हैं। V1 इज इक्वल टू क्या, KQ1 अपॉन R1, KQ1 अपॉन R1। क्लियर है, सही है? हाँ ये बात तो सही है सर। V1 इज इक्वल टू क्या, KQ1 अपॉन R1। इसी तरीके से V2 इज इक्वल टू क्या, KQ2 अपॉन R2। बोल यार गलत तो नहीं लिखा, बिल्कुल नहीं। V1 और V2 की वैल्यू आपको पता है, K की वैल्यू आपको पता है, R1 R2 आपको पता है। यहाँ से Q1 निकल जाएगा, यहाँ से Q2 निकल जाएगा, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, Q1 इज इक्वल टू V1 R1 अपॉन K, V1 R1 अपॉन K। यहाँ से Q2 इज इक्वल टू V2 R2 अपॉन K, V2 R2 अपॉन K। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता, Q1 निकल जाएगा। V2 की वैल्यू पता है 10 वोल्ट, R2 की वैल्यू पता है 1 सेंटीमीटर, K की पता है 9 इंटू 10 की पावर 9, तो Q2 भी निकल जाएगा। तो मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कैलकुलेट कर लूँ, फॉर्मूले में पुट कर लूँ।
या फिर मैं जनरली अभी सभी को यहाँ पुट कर देता हूँ, तो फोर्स विल बी के अपॉन आर स्क्वायर, सॉरी बच्चों कैमरा हिल गया, एफ इजिकल टू के अपॉन आर स्क्वायर। Q1 की जगह दिस V1 R1 के, Q2 की जगह दिस V2 R2 के, एक के से एक के कट, R1 R2 की वैल्यू रखो, V1 V2 की वैल्यू रखो, आर स्क्वायर की वैल्यू रखो, के की वैल्यू रखो, आंसर सोल्व करेंगे अपन। एफ इज इक्वल टू V1 बोलो 10 इंटू R1 बोलो 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है तो 3 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, 3 इंटू 10 की पावर -2। ओके, V2 बोलो 10 वोल्ट, R2 बोलो 1 सेंटीमीटर, तो 1 इंटू 10 की पावर -2 मीटर, मीटर में कन्वर्ट कर दिया मैंने इसको, ठीक है। सो 10 की पावर -2, 1 इंटू 10 की पावर -2, 2 को मैंने क्या लिख दिया, 10 की पावर -2 लिख दिया, ठीक है, हो गया काम, ऊपर का काम खत्म। आर स्क्वायर, आर की वैल्यू बोलो 10 की पावर -1, आर स्क्वायर 10 की पावर -2 बन जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट रख देता हूँ मैं 10 की पावर -2। के की वैल्यू बोलो 9 इंटू 10 की पावर 9, एक के से एक के तो कट गया, एक के बचा तो उसकी वैल्यू रख दी। अब सोल्व कर लो इसको, क्या आ रहा है, ये 3 से ये 9 तो 1/3, तो 1/3 इंटू, अब 10 की पावर सोल्व करते हैं, 10 की पावर -2 और 10 की पावर +9 क्या हो गया, प्लस का 7, ओके, +7 ऊपर जाके -7, -7 -2 -9 -2 -11, अगेन दो प्लस के हैं तो -9, तो 10 की पावर -9, तो आपका फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल टू 1/3 क्या होता है 0.33 इंटू 10 की पावर -9, 1/3 को क्या लिख सकते हैं 0.33, या ऐसा और कर ले 3.3 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन। तो कितना फोर्स लग रहा होगा इन दोनों स्पेस के बीच में, कितना फोर्स लग रहा है 3.3 इंटू 10 की पावर -10 न्यूटन का इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स लग रहा है। कौन सा फोर्स लग रहा है, रिपल्सिव। ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि सेम चार्जेस है। सेम चार्जेस है किससे पता चला, क्योंकि दोनों पर सेम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल है, 10 वोल्ट प्लस का 10 वोल्ट और प्लस का 10 वोल्ट, तो दोनों तरफ प्लस प्लस है, तो इसलिए ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये सारी कहानी है। इसी तरीके से और काफ़ी क्वेश्चंस भी बनते हैं। अब वेराइटी करवा देता हूँ, डेंसिटी पूछ लेगा, कभी क्या पूछ लेगा, डेंसिटी इक्वल टू चार्ज अपॉन एरिया, ठीक है। एरिया आपको पता है 4πr², चार्ज आपको निकालना आना चाहिए, जैसे निकाला यहाँ पे वैसे चार्ज निकालो। कुल मिला के आपसे कहानी यही करवाएगा, ठीक है। तो फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चंस आएंगे नहीं, ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये मैं आपको एक वे बता चुका हूँ, तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है, ठीक है। तो जो आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपका काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बोर्ड में इतनी जल्दी उससे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट कंपटीशन में उससे काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज कोसेंट्रिक शेल्स। द नेक्स्ट टॉपिक इज कोसेंट्रिक शेल। तो कोसेंट्रिक शेल कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो वो हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल दी बेस्ट।